डेट रिकवरी एजेंट्स के आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम का टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन रिकवरी। एज वी ऑल नो, core function of core functions of banks are: first, to accept deposit; and the second is to give loans or investment. डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करना और जो डिपॉजिट लिया है उससे जो ज़रूरत है जिनको नीडी पर्सन्स को या बिजनेसमैन को लोन के रूप में वो पैसा देना। तो डिपॉजिट जो है दैट इज पेबल ऑन डिमांड। डिपॉजिट जो है पेबल ऑन डिमांड है, यानी डिपॉजिटर कभी भी बैंक से वो पैसा मांग सकता है, या अगर एफडी की शेप में भी है तो इमीडिएट पेमेंट की ज़रूरत होने पर वो उसके अगेंस्ट लोन या उसकी प्रीमेच्योर पेमेंट जो है किसी भी वक्त जो है ले सकता है। तो बैंक को लोन देते वक्त ये इंश्योर करना है कि जो लोन बैंक दे रहा है उसकी रीपेमेंट जो है एज पर शेड्यूल या एज पर लोन एग्रीमेंट वापस आए, यानी लोन की सेफ्टी हो, लोन जो है परफॉर्म रहे। अगर रीपेमेंट जो है एज पर शेड्यूल नहीं आती है तो बैंक जो है हाउ विल बैंक बी एबल टू रीपे द डिपॉजिट। बैंक जो है कैसे पे करेगा डिपॉजिट्स? तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि लोन जो बैंक देता है उसकी किस्तें या उसकी वापसी जो है सुनिश्चित हो, एज पर टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द लोन वो वापस आए। अब तो लोन की ये सुनिश्चित करने के लिए बैंक को लोन देते वक्त कई सावधानियां जो हैं बरतनी पड़ती हैं। उनमें से, और आप ये भी जानते हैं कि लोन जो है लोन्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक का जो प्रॉफिट का मेजर पोर्शन होता है वो लोन से जनरेट इनकम यानी इंटरेस्ट से, जो लोन से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में मेजर पोर्शन होता है। बाकी कुछ पोर्शन जो है बैंक जो एंसिलरी सर्विस देता है उसकी कमीशन वगैरह से मिलता है, यानी मेजर जो पोर्शन है वो बैंक जो है लोन इंटरेस्ट से, लोन इंटरेस्ट जो इनकम होती है वहाँ से आता है। तो और कमर्शियल बैंक का मोटिव भी क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। मोटिव क्या है बैंकों का? कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मेकिंग। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि लोन जो है वो परफॉर्मिंग रहे। परफॉर्मिंग मीन्स रीपेमेंट जो है उसकी इंश्योर हो, एज पर लोन एग्रीमेंट रीपेमेंट जो है आए। तो एज पर लोन एग्रीमेंट रीपेमेंट आए तो इसके लिए बैंक को लोन देते वक्त कुछ जो है सावधानियां यूज करनी होती हैं। वो क्या है? नंबर 1, प्री सैंक्शन सर्वे। प्री सैंक्शन सर्वे प्री सैंक्शन सर्वे। दूसरी है adequate and timely sanction। तीसरा हो सकता है
सर्वे, पोस्ट सैंक्शन सर्वे। चौथा हो सकता है फॉलो अप ऑफ रिकवरीज। ये जो एस्पेक्ट्स जो हैं बैंक को लोन देते वक्त या लोन सैंक्शन करते वक्त, ये एस्पेक्ट्स जो हैं अपने माइंड के अंदर रखने होंगे। प्री सैंक्शन सर्वे, सैंक्शन से पहले बैंक क्या देखता है? नंबर 1, कस्टमर, हु इज कस्टमर, कस्टमर कौन है, यानी उसके केवाईसी मीन्स कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर का एड्रेस प्रूफ, कस्टमर की कैपेसिटी, अगर उसको मार्जिन लगाना है, वो मार्जिन पे करने के कैपेबल है या नहीं है, या अगर उसको लोन दे दिया जाए तो जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया है उसको चलाने के कैपेबल है या नहीं है। इससे पहले एक आता करेक्टर, कस्टमर का करेक्टर मीन्स कस्टमर का चाल चलन कैसा है। जब आप लोन एप्लीकेशन आती है तो कस्टमर के विषय में जानकारी लेने के लिए जाते हैं, तो आसपास के लोग जो उसके नेबर हैं या जो वहाँ के मौजूद आदमी हैं वो आपको बताएंगे कि इसका लेन देन कैसा है। गांव के अंदर अगर किसी से उधार लेता है तो वापस करता है नहीं करता, गांव वालों के साथ ये साउंड माइंड है या नहीं है, इंसेन तो नहीं है, दिवालिया तो नहीं है। तो ये जो है सारी चीज़ें आपको जब आप सर्वे के लिए, सैंक्शन से पहले सर्वे के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें आपको कस्टमर के विषय में, कस्टमर, हु इज कस्टमर, जिसको लोन देना है वो कौन है, उसका करेक्टर कैसा है, उसकी कैपेसिटी कैसी है। नेक्स्ट जो प्री सैंक्शन में देखना, सिक्योरिटी, बैंक जो लोन देता है बैंक इंश्योर करेगा कि उसका लोन सिक्योर रहे। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है तो एडिशनल सिक्योरिटी कोलेटरल के रूप में बैंक जो एक्सेप्ट करेगा, वो सिक्योरिटी जो है कस्टमर दे सकता है या नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें जो, या वो जो सिक्योरिटी देगा उसकी वैल्यू क्या है, उसकी टाइटल जो है कस्टमर का उसका ठीक है या नहीं है, ये आपको सैंक्शन से पहले इंश्योर करना है। नेक्स्ट स्टेप है एडिक्वेट एंड टाइमली सैंक्शन। टाइमली, अगर आप सैंक्शन में देरी करते हैं तो आप ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप ये मान लेना कि आपको रिकवरी में भी कस्टमर वैसे ही तंग करेगा। अगर उसको टाइमली सैंक्शन है, मान लीजिए किसी आप हौजरी वाले को दे रहे हैं, उसने अभी वुलन क्लॉथ्स का स्टॉक करना है, आप उसको टाइमली सैंक्शन नहीं देते, वो स्टॉक नहीं कर पाता, तो कहाँ से वो कमा के देगा आपको। तो सैंक्शन में टाइम का जो है, टाइमली सैंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा एडिक्वेट, आपके पास प्रपोजल आई है करियाना दुकान के लिए 2 लाख रुपए की, आप उसको बोले 50,000 रुपये ले लीजिए, तो वो तो बिजनेस जो है स्टार्ट होने से पहले ही समझो डेथ हो गई उसकी, वो पैसा कभी वापस आएगा नहीं, क्योंकि बिजनेस चल नहीं पाएगा। अब इसी तरह ये तो हो गया। दूसरा है, ये तो हो गया अंडर फाइनेंस। अंडर फाइनेंस मीन्स उसको बिजनेस सेटअप करने के लिए मान लीजिए 2 लाख की जरूरत है, आप उसको 50,000 दे दो, ये हो गया अंडर फाइनेंस। दूसरा होता है ओवर फाइनेंसिंग। अगर ओवर फाइनेंसिंग भी आप करते हैं तो वो पैसा डाइवर्ट करेगा और बाद में जो है इंटरेस्ट
जो एप्लीकेशन होगी या इंटरेस्ट पे करने में उसको दिक्कत आएगी। यानी दोनों चीज़ें अंडर फाइनेंसिंग भी और ओवर फाइनेंसिंग दोनों बिजनेस के लिए बड़ी जो है घातक है। तो नेक्स्ट है पोस्ट सैंक्शन सर्वे। आपने जो है तीसरा, इसमें अगर आपने सैंक्शन दे दी है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन पे हम एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए। डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो, करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो। तो नेक्स्ट है पोस्ट सैंक्शन। आपने सैंक्शन कर दिया, डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट हो गए। अब जो डिस्बर्समेंट है, आप ये देखिए डिस्बर्समेंट जो है डायरेक्ट टू द सप्लायर। आप इंश्योर करिए कि जो आप मान लीजिए मशीनरी लेनी है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप उसकी पेमेंट जो है डायरेक्ट सप्लायर को कीजिए। इंस्टेड ऑफ इसको कैश देने के बरोबर को आप सप्लायर को कीजिए। तो मान लीजिए डिस्बर्समेंट भी हो गई, तो अब आपको इंश्योर करना है पोस्ट सैंक्शन के बाद कि जिस पर्पज के लिए आपको लोन दिया गया है वो पर्पज सॉल्व हुआ या पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए मशीनरी के लिए दिया गया है, तो आप ये इंश्योर करिए कि मशीनरी जो है विद इन टाइम परचेज कर ली गई है या नहीं, मशीनरी उसके साइट पे आ चुकी है या नहीं आ चुकी। या अगर स्टॉक के लिए दिया गया है, कोई मान लीजिए किराना मर्चेंट है, तो उसकी दुकान पे स्टॉक जो है आया है या नहीं आया, आप उसका बिल देख सकते हैं। तीसरा, अगर स्टॉक आया है तो आप उसका स्टॉक वेरीफाई कर सकते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट उससे ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलो अप ऑफ रिकवरी। आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो है कस्टमर के टच में रहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कस्टमर को अगर आप उसके कांटेक्ट में नहीं रहते हैं तो वो किस्त देना जो है भूल जाता है, यानी वो किस्त जो है भूल जाता। तो कांटेक्ट विद कस्टमर, कंटिन्यूअस कांटेक्ट कस्टमर या बोरोवर, आप उसके हमेशा टच में रहिए। जो रेगुलर कस्टमर है, जो अपने आप दे जाता है, तो कम से कम महीने 2 महीने टेलीफोन से या उसकी पर्सनल विजिट से। और अगर कस्टमर जो है डिले करता है पेमेंट में या एनपी अकाउंट है, तो वहाँ पे विद इन मंथ या 15 दिन जैसे भी हो, वहाँ पे आप कस्टमर को मिलते रहिए, या टेलीफोन से या लेटर से, कोरस्पोंडेंस से, टेलीफोन से या पर्सनल विजिट से। दूसरा, जब कस्टमर के पास इनफ्लो ऑफ इनकम होता है, जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट के पास इनकम का इनफ्लो होगा जब उसकी जो क्रॉप है वो सेल हो जाएगी, यानी हार्वेस्टिंग एंड सेल ऑफ क्रॉप। तो आप उससे पहले उसको नोटिस दीजिए, टाइमली नोटिस। सो दैट जब उसकी क्रॉप जो है बिक जाती है और उसके पास पैसा आता है तो वो किस्त दे। तीसरा, लोन मेला, रिकवरी मेला, सॉरी। आप बैंक जो है अपने स्टाफ को कह सकता है कि आप 1 या 2 नाइट्स के लिए कस्टमर के बीच में रहिए, उस गांव के अंदर आप रहिए, ताकि मैक्सिमम कस्टमर को आप कांटेक्ट कर सको। तीसरा है, इसके बाद आता है कि आप अगर मान लीजिए सारे एफर्ट्स नहीं होते, तो आप जो है या कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाती है, कस्टमर नहीं दे पा रहा, तो आप उसकी रीशेड्यूलिंग करिए, रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन। इन केस ऑफ डिजास्टर,
नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये चीज़ें अगर हम लोन देते वक्त ध्यान में रखेंगे तो लोन की वापसी जो है इंश्योर कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी गई हैं लोन देते वक्त, लेकिन फिर भी लोन की रिकवरी जो है नहीं हो रही, तब बैंक के पास क्या अल्टरनेटिव है? कोई विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल मीन्स या डिफिकल्ट बोरोअर्स जिसके पास पैसा है लेकिन नहीं दे रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या अल्टरनेटिव? सबसे पहले है सरफेसी। रिकवरी अंडर सरफेसी एक्ट, रिकवरी थ्रू सरफेसी एक्ट 2002। अगर आपके पास लोन के अगेंस्ट कोई एसेट जो है चार्ज है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो कोलेटरल है, कोलेटरल या मूवेबल है या इमूवेबल है, जो भी बैंक के पास लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी है, तो सरफेसी एक्ट बैंक को ये अथोराइज करता है कि आप बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, बिना कोर्ट की दखल के बैंक उसका पोजीशन जो है ले सकता है, पोजीशन लेके उसको बेच सकता है और बेच के अपने पैसे जो है लोन के रिकवर कर सकता है। तो इसमें शर्त क्या है? ये एक्ट में क्या है? लोन शुड बी एनपीए। अगर आपको सरफेसी एक्ट लागू करना है तो खाता पहले एनपीए होना चाहिए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दूसरा इसमें क्या है? आउटस्टैंडिंग शुड बी मोर देन 1 लाख। 1 लाख से कम आउटस्टैंडिंग पे ये एक्ट जो है लागू नहीं होता। तीसरा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल जो सिक्योरिटी है, शुड नॉट बी in the shape of एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड पर भी ये एक्ट जो है इफेक्टिव नहीं है या लागू नहीं होता। खाता एनपीए होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग 1 लाख से ज्यादा हो और सिक्योरिटी जो बैंक के पास रखी हुई है वो एग्रीकल्चर लैंड ना हो। तो बैंक को ड्यू नोटिस देना है। जब आप पोजीशन लेने जाते हैं तो बैंक को पहले अंडर सेक्शन 13(2), अंडर सेक्शन 32 सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के अंतर्गत बैंक को 60 डेज नोटिस borrower as well as guarantor। अगर प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज है थर्ड पर्सन की है तो गारंटर, borrower as well as guarantor दोनों को अंडर सेक्शन 13(2) 60 डेज नोटिस। 60 डेज नोटिस क्या? 60 डेज नोटिस ड्यूली साइंड बाय
एन अथोराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ मैनेजर, यानी स्केल 4, ड्यूली signed by an authorized bank official not below the rank of चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर से कम का रैंक का अफसर जो है नोटिस साइन नहीं कर सकता। 60 डेज नोटिस में आप उसको आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग बताएंगे और उसको कहेंगे कि 60 डेज के अंदर आप ये पैसा जमा करवाइए। अगर 60 डेज में आप ये पैसा नहीं जमा करवाते तो बैंक के पास जो सिक्योरिटी चार्ज है या मॉर्गेज है उसको बैंक जो है अपने पोजीशन के अंदर ले ले। अगर 60 डेज के अंदर बोरोवर जो है नहीं जमा करवाता है तो बैंक जो है या कोई रिप्लाई नहीं देता तो बैंक जो है कैन टेक पोजीशन ऑफ द एसेट्स मॉर्गेज, जो एसेट उसके पास मॉर्गेज हैं उसको पोजीशन में ले सकता है। जैसे ही बैंक जो है वहाँ पे अपना नोटिस पेस्ट करता है या उसको पोजीशन में लेता है उसको कहते हैं सिंबॉलिक पोजीशन, यानी नोटिस चिपका देना बैंक ने ये प्रॉपर्टी जो है अपने कब्जे के अंदर ले ली है। तो बैंक को विद इन 7 डेज सिंबॉलिक पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर अंदर विद इन 7 डेज पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए, जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए 2 लीडिंग न्यूज़पेपर एक जो है लोकल लेवल का हो और दूसरा जो है नेशनल लेवल का, आप उसके अंदर ये पब्लिश करवाएंगे कि नाउ बैंक ने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया, नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक। अगर ये नोटिस देने के बाद बैंक को उसकी वैल्यूएशन अप्रूव्ड वैल्यूअर से, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर या बैंक अप्रूव्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन करवानी है, भाई इसकी जो है वैल्यू जो है आज की डेट में अगर इसको सेल करते हैं तो क्या इसकी रिजर्व प्राइस, उसको कहते हैं रिजर्व प्राइस, कम से कम जो है इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। उसके बाद ऑक्शन की प्रक्रिया जो है, आजकल तो ई ऑक्शन है, ई ऑक्शन जो है से टेंडर कॉल की जाती है या ऑक्शन कॉल की जाती है, ये रिजर्व प्राइस है, इससे ऊपर जो इससे बिलो जो है बैंक जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑक्शन, उससे ऊपर जो भी आएगा बैंक जो है उसको प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देगा। लेकिन अगर बोरोवर को कोई ऑब्जेक्शन है अभी भी तो वो डीआरटी में जा सकता है विद इन 45 डेज। डीआरटी उससे कहेगा कि आप इतने पैसे जमा करवाइए तब हम आपका केस जो है सुनेंगे। तो ये तो था सरफेसी एक्ट। बैंक के पास नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, लोकल रिकवरी एक्ट। हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने खासतौर पर एग्रीकल्चर आउटस्टैंडिंग के लिए या रूरल जो बोरोवर हैं उनके लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने एक्ट जो हैं पास किए हैं। जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो जो है बैंक उनके पास जो है केस दायर करते हैं
और वो बैंक को रिकवरी करवा के देती है। लोकल रिकवरी एक्ट में एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स या रूरल बोरोवर्स, ये केस हम जो है वहां दायर कर सकते हैं। तीसरा बैंक के पास क्या है? लोक अदालत। नंबर 1 था सरफेसी एक्ट, नंबर 2 था लोकल एरिया एक्ट, तीसरा है लोक अदालत। लोक अदालत में अप टू 20 लाख कंप्रोमाइज्ड, यानी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बैंक एंड बोरोवर, 20 लाख तक की आउटस्टैंडिंग के जो लोन अमाउंट हैं, अगर बैंक और बोरोवर दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बैंक जो है जो बोरोवर ऑफर कर रहा है वो पैसा लेने को तैयार है इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन अमाउंट, और बोरोवर वो पैसा बैंक को देने को तैयार है, तो आप जो है लोक अदालत में डिक्री ले सकते हो। लोक अदालत जो है बैंक के लिए स्पेशल भी लगती है, या महीने में एक बार लोक अदालत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगती हैं। इसमें कंडीशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सेम डे डिक्री, जो जज साहब बैठे होते हैं दोनों की सुन के और वही डिग्री आपको दे देंगे। दूसरा, नो कोर्ट फी। नो कोर्ट फी, कोई फीस नहीं है। तीसरा जो सबसे बेनिफिशियल है बैंक को, कोर्ट फी इफ पेड अर्लियर कैन बी रिफंडेड। अगर आपने पहले केस जो है सिविल कोर्ट के अंदर लगाया हुआ है और कोर्ट फी पेश की हुई है, अब आपका जो है सेटलमेंट जो है लोक अदालत के थ्रू हो जाता है, तो वो जो कोर्ट फी है वो भी आपको वापस मिल जाती है। इसका और क्या फायदा है? नो सेवरल हियरिंग्स। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया है, सेम डे डिक्री है, सेम डे डिसीजन एट द स्पॉट। अगर आप कोर्ट में केस लगाएंगे तो हियरिंग पे हियरिंग, यानी कितनी सारी हियरिंग में जो है केस जो है डिसाइड हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे सेम डे डिसीजन। तो लोक अदालत के ये फायदे हैं। अगर दोनों बैंक और बोरोवर अंडरस्टैंड करते हैं, आपस में उनमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपस में एग्री हो जाते हैं, तो लोक अदालत इज बेनिफिशियल और अप टू 20 लाख तक के केस लोक अदालत में सुने जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिविल कोर्ट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स टाइम बार documents are getting time barred soon,
अगर जल्दी ही लिमिटेशन एक्ट को क्रॉस करने वाले हैं, एग्रीमेंट जो है जैसा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था, एग्रीमेंट जो है 3 साल की वैलिड है। अगर उनकी वैलिडिटी समाप्त होने को है और बोरोवर जो है विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं पेमेंट कर रहा, तो बेटर है कि आप जो है कोर्ट के अंदर केस लगाइए। अगर डॉक्यूमेंट्स टाइम बार हो जाएंगे तो फिर आप जो है केस नहीं लगा सकते, कोर्ट जो है वो केस एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सिविल कोर्ट्स में जो है हम अप टू 20 लाख, पहले 10 लाख था, अब 20 लाख तक के केस हम सिविल कोर्ट्स में प्रेफर करते हैं, लगाते हैं, जहां डॉक्यूमेंट्स जो हैं या रिकवरी के चांसेस नहीं है या और कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है, तो हम सिविल कोर्ट प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है डीआरटी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी स्पेशली बैंक के लिए बनाए गए हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो आउटस्टैंडिंग है उनके लिए जो है इनका गठन किया गया था 1993 में। तो पहले जब ये स्टार्ट हुए थे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि विद इन 2 हियरिंग्स, 2 हियरिंग्स में मैक्सिमम 2 हियरिंग्स ये डिसीजन जो है दे देंगे और इनमें आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹10 लाख एंड मोर आउटस्टैंडिंग के केस जो है वो लगाए जा सकते थे। लेकिन अब ये सीलिंग जो है 20 लाख हो गई, यानी डीआरटी के अंदर जो केस जो लग सकते हैं वो 20 लाख एंड अबव के, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है 10 लाख एंड हो गए बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसको कट डाउन करने के लिए या कटेल करने के लिए अब ये जो लिमिट है वो 20 लाख एंड अबव जो है कर दी गई है। डीआरटी से एक्सपेक्टेशन है कि बैंक के केस, क्योंकि सिर्फ बैंक के केस ही इसमें लगाए जा सकते हैं, तो डिसीजन जो है जल्दी देंगे और कोर्ट से तो बहुत ही जल्दी इनका डिसीजन आ भी जाता है। अगर डीआरटी में एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन या केस जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो डीआरटी जो है डिक्री पास कर देते हैं। तो अगर बोरोवर या गारंटर को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो DRAT डेट बैंक भी जा सकता है, DRAT डेट रिकवरी अपेलेंट ट्रिब्यूनल के पास जो है विद इन 45 डेज डिक्री के केस के डिसीजन के विद इन 45 डेज अगर बैंक को या बोरोवर को कोई ऑब्जेक्शन है तो DRAT में अपील कर सकता है। इसमें भी कंडीशन ये है कि खाता जो है NPA होना चाहिए, खाता जो है NPA होना चाहिए और कोई ना कोई सिक्योरिटी हो। तो नेक्स्ट जो है कंप्रोमाइज्ड। सेटलमेंट, अगर बैंक डिस्काउंटेड अमाउंट लेने को तैयार है और कस्टमर देने को तैयार है तो उसका आपस में कंप्रोमाइज करके भी रिकवरी इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकवरी फ्रॉम गारंटर। गारंटर की अगर लोन जो है गारंटर पर्सनल गारंटी से सिक्योर्ड है तो गारंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो
को एक्सटेंसिव, इसको कहते हैं को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव मीन्स जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोरोवर की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन को पे करने की गारंटर की है। अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक जो है गारंटर से ये पैसे रिकवर कर सकता है। तो ये थे रिकवरी के। उम्मीद है कि आप जो है ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।